देश में जातिगत जनगणना को लेकर के एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। केंद्र पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है और जोर देकर कहा जा रहा है कि अब देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। विपक्ष के अलावा बीजेपी की सहयोगी पार्टियां भी अब इसी राग को अलापना शुरू कर चुकी हैं। अब इसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री मोदी से अहम मुलाकात होने जा रही है। वो आज सुबह 11 बजे पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। उनके साथ 10 दलों के नेता भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि नीतीश कुमार राजधानी दिल्ली आ रहे हैं और उन्होंने खुद जानकारी दी है कि वे प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम पीएम नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। हमारी मांग है कि अब देश में जातिगत जनगणना कराई जाए। अब ये मुलाकात ज्यादा मायने इसलिए लगती है क्योंकि इस बैठक में तेजस्वी यादव से लेकर वीआईपी के मुखिया और मंत्री मुकेश साहनी तक सभी शामिल होने वाले हैं। बिहार से बीजेपी नेता और नीतीश सरकार में मंत्री जनक राम भी इस मांग में को उठा रहे हैं। ऐसे में इस बार नीतीश कुमार पूरी तैयारी के साथ पीएम से मिलने पहुंचे हैं। नीतीश कुमार पिछले कई सालों से जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कई बार सार्वजनिक रूप से भी जातिगत जनगणना की जरूरत बताई है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर उनकी केंद्र संग सहमति नहीं बन पाती है। हाल ही में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में कहा था कि केंद्र जाति के अनुसार जनसंख्या की गणना नहीं करेगा। केंद्र के उस जवाब के बाद से ही नीतीश कुमार ने फिर से ये मांग उठाई। हरियाणा के खेल मंत्री क्या कुछ कह रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए सुनते हैं। उसमें काफ़ी कॉर्पोरेट सेक्टर थे कि हमें देश को जितने भी हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, ये खिलाड़ी जो आज ओलंपिक्स में जीत कर आए हैं, ओलंपिक्स में अच्छी परफॉर्म करके आए, इनको कमर्शियल ऐड में लेके आना चाहिए। क्योंकि वो चेहरे जब लोगों के अंदर आएंगे, सामने दिखेंगे, तभी पता चलेगा कि ये इस नाम का खिलाड़ी है और इसकी ये परफॉर्मेंस है और ये इस कमर्शियल ऐड में आ रहा है। क्योंकि वो जब तक कमर्शियल ऐड नहीं आएगी तो आपके, क्योंकि क्रिकेट देख लीजिए, लगभग 15-16 कंट्री हैं जो टॉप की खेलती हैं। हॉकी, फुटबॉल, हॉकी दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट स्पोर्ट है, दुनिया की। आप देख लीजिए दुनिया में कितनी कंट्रीज आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि लार्जेस्ट स्पोर्ट्स में अगर हॉकी आती है तीसरे नंबर पर, तो कितनी कंट्रीज उसको रिप्रेजेंट करती होंगी। और उसमें से सिर्फ 12 कंट्री ही, 150 से ऊपर कंट्री में से 12 कंट्री ही ओलंपिक क्वालिफाई करती हैं और उसमें भी मेडल लेकर आना छोटी बात नहीं है। अभी आपने कहा कि जैसे कॉर्पोरेट एक्सपोजर मिलना चाहिए, कुछ फाइनेंशियल एड हो प्लेयर्स को, उनका चेहरा लोगों को नजर आए। उड़ीसा सरकार ने दोबारा से रिन्यू कर दिया है, वो स्पॉन्सरशिप कर दी है। आप चूँकि खुद हॉकी प्लेयर हैं, कैप्टन रहे हैं और मिनिस्टर हैं देश के, क्या आपकी ओर से भी, गवर्नमेंट की ओर से भी इंडियन हॉकी को या स्पेसिफिकली हॉकी के लिए कुछ ऐसा सोचा जा रहा है? देखिए, 2 तरीके होते हैं। आपको टॉप लेवल को स्पॉन्सर करना है या आपको ग्रास रूट में सभी स्पोर्ट्स को ऊपर लेकर आना है। तो खेल मंत्री को आपने सुना। मुद्दे की बात कर लेते हैं। अब अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने ये पूरे दल जा रहे हैं। मुलाकात में 10 दलों का प्रतिनिधिमंडल पीएम मोदी से मुलाकात करेगा। इस प्रतिनिधिमंडल की बात करें तो इसमें बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा, सीपीआईएमएल से महबूब आलम, एआईएमआईएम से अख्तरुल इमान पूर्व सीएम और हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी, वीआईपी के मुखिया और मंत्री मुकेश साहनी भी शामिल होंगे। इसके अलावा सीपीआई के सूर्यकांत पासवान और सीपीएम के अजय कुमार समेत 11 नेता शामिल होंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जातिगत जनगणना के आंकड़े आखिरी बार आज़ादी से पहले साल 1931 में जारी किए गए थे। इसके बाद 2011 में फिर जातिगत जनगणना हुई थी, लेकिन सरकार की ओर से उन आंकड़ों को जारी नहीं किया गया था। ऐसे में ये काफी पुरानी मांग है जिसने कई मौकों पर देश की राजनीति में उबाल लाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री से समय मांगा हम लोगों ने, यही जो कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए, जाति आधारित जनगणना, तो इसी के लिए हम लोगों की मांग है और उसी के लिए अन्य पार्टी के लोग, सब लोगों की इच्छा वही थी, तो वही मिला करके सब लोग एक साथ उन्होंने समय दिया है, तो उसी के आधार पर कल आ रहा है और यही बात और कोई दूसरी बात नहीं। अभी प्रधानमंत्री साहब की इसको लेकर प्रतिक्रिया, कुछ कोई प्रतिक्रिया आई है आपके सुझाव? नहीं, अभी तो कहाँ कोई, तो उन्होंने समय दिया है, हम लोगों ने समय मांगा तो उन्होंने समय दे दिया है, तो कल का ही समय है, तो कल बातचीत होगी और बाकी दल के लोग भी आ गए हैं और आ रहे हैं, तो कल एक साथ जाएंगे सब लोग। 11 बजे का समय है कल।
बिहार की बाढ़ पे बता दीजिए क्या चल रहा है। अभी तो पता ही, बिहार में जो बाढ़ की स्थिति है उसके लिए सारा सब कुछ किया जा रहा है, पूरी तैयारी है और हर प्रकार से हर जगह ध्यान दिया जा रहा है। तो आपने देखा कि किस तरीके से जातिगत जनगणना की मांग ने अब जोर पकड़ा है। जिस तरीके से आपको बताया कि 1931 में आखिरी बार जब पहला डेटा आया था जातीय जनगणना का तो 1931 में आया था। 2011 में जातीय जनगणना तो हुई थी, लेकिन सरकार ने उस आंकड़ों को जारी नहीं किया गया था। अब बड़ा सवाल ये है कि क्यों आखिरकार एक बार फिर ये बड़ा मुद्दा जातीय जनगणना का निकलकर सामने आ रहा है। क्यों बार बार ये मांग की जा रही है कि जातीय जनगणना हिंदुस्तान में होनी चाहिए, क्योंकि अभी अगर आपको बीच का आंकड़ा मैं बताऊं तो बीच में जातीय जनगणना नहीं होती थी, मात्र जनगणना की जाती थी। उसमें कुछ क्राइटेरियाज होते थे जिसके परिप्रेक्ष्य आप ये निकाल पाते थे कि कितना परसेंट वर्ग जो है शिक्षित है, कितना रोजगार है, कितना जो है बड़ा परिवार है, कितने छोटे परिवार हैं, जिसका आंकड़ा आपको सरकार बार बार हवाले में देती रहती है कि इतने प्रतिशत लोग जो है हमारे देश में शिक्षित हो चुके हैं। तो ये उसका एक बेसिकली डेटा कलेक्ट किया जाता था कि देश के नागरिक कितने हैं ये पता चल जाए, देश में कितने लोग इस समय रह रहे हैं उनका पता चल जाए, देश की जनसंख्या क्या है, कितने शिक्षित हैं, कितने गरीबी तबके के नीचे जी रहे हैं उन तक, क्योंकि उस अनुसार इस जनगणना के बाद सरकार जो है अपनी नीतियां बनाती है, क्योंकि दूरदर्शी नीतियां बनानी होती है। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि इस पैरामीटर पर जाति जनगणना का आधार जब रख दिया गया कि जाति जनगणना के आधार पर आप ये बताइए कि हिंदुस्तान में कितनी आबादी रहती है, तो बड़ा सवाल उठकर के आता है कि क्यों आखिरकार जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। कौन सी जाति के लोग कितने हिंदुस्तान के अंदर हैं, कौन सी बिरादरी के लोग कितने हिंदुस्तान के अंदर हैं, क्या ये पता लगाना ज़रूरी है। राजनेताओं के लिए ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हर राज्य की जब सियासत की हम बात करते हैं तो सियासत सबसे पहले जाति समीकरणों को साधने का अपना अथक प्रयास करती है, और कहीं ना कहीं जाति जनगणना हो जाने के बाद सीधी तौर पर ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि कौन सी जगह पर कौन सी जाति के कितने लोग हैं, क्योंकि इसी अनुसार, क्योंकि यूजुअली राजनीति में क्या होता है कि जिस इलाके में जिस जाति के लोग ज़्यादा होते हैं, जिस संप्रदाय के लोग ज़्यादा होते हैं, वहाँ से उन्हीं की जाति या संप्रदाय का एक कैंडिडेट उतार दिया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि जिस जगह पर जिसका संख्या ज़्यादा होगी वहाँ पर उसका कैंडिडेट उतारने से, उसी संप्रदाय या जाति का कैंडिडेट उतारने से उसका फ़ायदा मिलता है। और आपने कई मुद्दों पर, कई जगहों पर, कई राज्यों के चुनाव के दरमियान इस चीज़ को देखा है, समझा है, वो बखूबी आप इस बात को जानते हैं कि क्यों आखिरकार जाति जनगणना को लेकर के अब ये मांग जो है बहुत उग्र हुई है। और एक नहीं, लगातार कई बार ये मांगे अब सामने आ चुकी है। जिस तरीके से कहा गया कि जातिगत आधार पर जनगणना होनी ज़रूरी है, जेडीयू हो चाहे आरजेडी हो, बिहार से एक बड़ी मांग इसे आप कह सकते हैं जिसको सामने रखा गया है, क्योंकि 11 दलों के नेता जो हैं प्रतिनिधित्व मंडल बना करके ये मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी से। 11 बजे ये मुलाकात की जाएगी, और कहीं ना कहीं अब एक तरीके से कहिए कि पीएम के लिए भी ये कहीं ना कहीं बहुत दबाव भरा माहौल होगा, क्योंकि अभी तक तो विपक्ष सवाल कर रहा था, विपक्ष इस मुद्दे की मांग कर रहा था, तो ज़्यादा प्रेशर उनके ऊपर नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक काफ़ी ज़ोरदार प्रेशर बनने वाला है। उसका मुख्य कारण है कि अब उनके अपने साथी, जो उनके घटक दल हैं, जो उनके साथ सरकार बना के चल रहे हैं, वो भी अब इस मांग को आगे बढ़ाने लगे हैं कि आप हमारे सामने जातीय समीकरण रखिए कि आखिरकार कौन सी जाति के कितने लोग कौन सी जगह पर रहते हैं, ताकि उसका, क्योंकि देखिए अगर आप राजनीतिक परिप्रेक्ष्य देख रहे हैं तो उसका एक फ़ायदा तो निश्चित होगा कि वो अपने वोट बैंक को साधने में सफल हो जाएंगे। अब देखना ये होगा कि क्या जातिगत जनगणना के फैसले पर जो दबाव बनाया जा रहा है वो उसमें विपक्ष सफल हो जाता है, एक ये अहम बात है। और जिस तरीके से लगातार चाहे सदन के अंदर की बात कर लीजिए चाहे सदन के बाहर की बात कर लीजिए, लगातार ये प्रयास समझाने का किया गया कि बहुत ज़रूरत हिंदुस्तान को जातिगत जनगणना की है। आपको बता दें कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा, CPIML के महबूब आलम, AIMIM के अख्तरुल इमान और पूर्व CM और हम पार्टी के अलावा CPI के सूर्यकांत पासवान और CPM के अजय कुमार समेत 11 नेता इस प्रतिनिधित्व मंडल में शामिल होंगे।
मेरे साथ मेरे मेहमान जुड़े हैं, आपका परिचय कराती हूँ, चर्चा की शुरुआत करती हूँ। राहुल आनंद जी है मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से, इसके साथ ही अरुण कुमार जी है मेरे साथ आरजेडी से हैं। पहला सवाल मैं अरुण जी आपसे लूंगी, क्या कारण मालूम है कि अब जातिगत जनगणना बेहद जरूरी हो गई है, इसलिए ये मांग एकाएक इतनी तेज उठी है क्या? जनगणना नहीं, जाति जनगणना। जाति आधारित जनगणना का मतलब होता है कि हमारे समाज में किस जाति के लोग कौन से काम कर रहे हैं और उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसका टोटल पूरा ब्यौरा कलेक्ट करना होता है। और यही कलेक्ट कर करके सामाजिक और सोशल इंजीनियरिंग, जो नीतीश कुमार जी कहते हैं कि मैं सोशल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, और राष्ट्रीय जनता दल कहते हैं हम सामाजिक न्याय कर रहे हैं। तो सामाजिक न्याय और सोशल इंजीनियरिंग, जब तक किस जाति की जनसंख्या कितनी है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो जब तक ये मालूम नहीं होगा तब तक उस अनुरूप में जो बजट में प्रावधान होता है, जो योजनाएं बनती है सरकार की गरीबों के लिए किसकी, तो उस पर कैसे कितना कहाँ पर खर्च किया जाए ये नहीं मालूम होता है। अंदाज में ही हम लोग कहते हैं कि नहीं ठीक है, इतना परसेंट ओबीसी है, इतना परसेंट दलित है और इतना परसेंट स्वर्ण समुदाय के है। और अगर जातीय जनगणना, जाति आधारित जनगणना अगर होती है तो उसमें दो चीज का फायदा होगा कि एक फायदा होगा कि किस जाति का जो उनका स्टेटस क्या है, और स्टेटस क्या है तो उनके लिए आरक्षण का व्यवस्था। अब 50% से आरक्षण ज्यादा नहीं होता है। अब यहाँ संख्या बढ़ गई है कि वहाँ हमको दीजिए, अति पिछड़ा में शामिल कीजिए, पिछड़ा में शामिल कीजिए। तो अगर जब इस प्रकार से मांगे शामिल हो रहे हैं तो अति पिछड़ा का उस समय जनसंख्या कम थी, आज उसमें और लोगों को आप ऐड करिएगा तो उसमें जनसंख्या बढ़ेगी। तो कितने जनसंख्या बढ़ रही है और किस अनुपात में आरक्षण उसमें बढ़ेगा, ये तब तक नहीं पता चलेगा जब तक जातीय आधारित जनगणना नहीं है। बिल्कुल, आपको यहाँ पे अरुण जी रोकना चाहूंगी।